गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा STR, जिसके अंतर्गत अपने फर्स्ट लेक्चर में एक ब्रीफ आइडिया ले लिया था कि किस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को पढ़ते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है। उसके अंतर्गत हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को भी आराम से देख लिया था। इसके अलावा आपने क्या क्या देख लिया था? इसके अलावा आपने क्या देख लिए थे? पोस्टुलेट्स ऑफ STR भी देख लिए थे। जो दो पोस्टुलेट्स थे कि पहला तो था आपका द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा था कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, वो हमेशा हर जगह एप्लीकेबल रहेंगे। फिर आपने ये भी देखा था कि किस प्रकार से आपने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी कि आपके पास मान लो ये दो निर्देश तंत्र, एक आपका S था, एक आपका S डैश था, ये v वेलोसिटी से चल रहा था, और कोई बिंदु P था, यहाँ लाइट सोर्स डाला, और बिंदु P पर जो लाइट सोर्स वेव फ्रंट के रूप में पहुंच रहा है, तो उससे आपने फिजिक्स का एक लॉ देखा था कि T इक्वल टू दूरी बटा वेग। ठीक है ना, तो वो जो फॉर्म आ रहे थे दोनों निर्देश तंत्र में, और जब आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया तब उसमें क्या आगे कुछ असंगति या विसंगति मिली, वो सेम फॉर्म आपको नहीं मिल रही थी। जबकि पोस्टुलेट्स ऑफ STR, जो पहला पोस्टुलेट्स है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। आप वहां नोट कर लीजिएगा अगर वर्ड नहीं लिखा हो तो। पहले पोस्टुलेट्स को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वायलेट हो रहा था एक प्रकार से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो जो मॉडिफिकेशन होगा वही आपका क्या कहलाएगा? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। और ये चीज तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि S और S डैश का मतलब क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये स्थिर, ये गतिशील है। जैसे मान लो ये v वेग से चल रहा है, अगर मैं यहां से खड़ा होकर के देख रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा कि S डैश है जो v वेग से चल रहा है। अब अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं इस फ्रेम में, तो मैं क्या कहूंगा S जो है वो माइनस v वेग से चल रहा है। तो एक प्रकार की सापेक्षिक गति है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे जो आइडिया हैं, वो आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए जब भी इस लेक्चर को सुने तो बहुत ही ठंडे दिमाग से, इत्मीनान से सुने, ताकि आपको ये चीजें पता रहे। ठीक है ना, इन चीजों में आपको बहुत बार चेंज होता हुआ मिलेगा। कभी आपको S मिलेगा, कभी S डैश मिलेगा, कभी V मिलेगा, कभी माइनस V मिलेगा। तो सिर्फ आपको समझना है, बस सारी की सारी चीज डिपेंड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, आपके देखने के नजरिए पर। वैसे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी इन टॉपिक्स पर, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, और उन सभी क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हम इस टॉपिक पर बड़ा विशेष फोकस रखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ विसंगति थी, तो उस विसंगति को दूर करने के लिए हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये लेक्चर सीरीज एक्सक्लूसिवली क्या है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम जो डेरिवेशन जिसको अभी करना जरूरी नहीं हो यहाँ पर, उसको हम थोड़ा स्किप करेंगे। तो जो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन है उसको मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो क्या लगभग 1.5-2 पेज का डेरिवेशन है। वो आपके काम का भी नहीं है, उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें छुपी भी नहीं है जिसको आप चीजों को समझ सको। ठीक है ना, मैं समझा दूंगा वो चीजें कैसे आई और उसका कैसे एप्लीकेबल करना है। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वही लिख करके बताऊंगा। ठीक, और उससे आपका काम चल जाएगा, निश्चिंत रहिए, पूर्णतः आपका काम चल जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर आप उस डेरिवेशन को समझना हो तो जब मैं फर्स्ट ईयर का लेक्चर उसमें अपलोड करूंगा तो वहां पर मैं उस डेरिवेशन को कर दूंगा। हालांकि वहां पर भी उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर दूंगा। लेकिन ये लेक्चर बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स डैश इज इक्वल टू आएगा आपका x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश को मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, इनको आप बिल्कुल याद रखना है। ये क्या कहलाते हैं? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, आप देखिए एक्स डैश क्या हो गया, एक्स माइनस वी टी नहीं है, कुछ चेंजेज हो रहा है। टी डैश भी क्या है, टी नहीं है, कुछ चेंजेज हो रहा है। अब आप याद रखिए कि जो हमने एक इक्वेशन लिखी थी इस प्रकार की, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब आप इन सबको यहाँ रख करके वैल्यू चेक करोगे तो आपके वापस क्या आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सेम आ जाएगा, और सेम आएगा तभी हम कहेंगे कि फर्स्ट पोस्टुलेट जो है आपका वैलिड हो रहा है। वो वैलिड होना जरूरी है, ठीक है ना, वो तो हर हाल में वैलिड रहना जरूरी है। द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, तभी वो चीजें आपकी वैलिड होगी। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? अब ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक तरह से जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है ना, ये सभी जगह एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है केवल एक जगह पर, ये सभी जगह एप्लीकेबल है। इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। और जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक तरह से इसका लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस कैसे है आप समझिए।
अब हमने जब शुरुआत में एक चीज बताई थी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में दो तरह की चीजें बांटी थी, एक गैलीलियन और एक लॉरेंज। तो वहां पर मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये जो v है इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोग दो तरह के केस जानते हैं, एक जानते हैं रिलेटिविस्टिक और एक नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो कंपेरेबल टू सी होती है, उसका मान इतना होता है कि उसको आप सी की तुलना में छोड़ नहीं सकते हो। जैसे मान लो किसी कण की वेलोसिटी 0.7 सी है तो उसको आप क्या सी की तुलना में छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर मान लो किसी कण की वेलोसिटी 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड ऐसी, तो ये तो बहुत कम है, सी की तुलना में उसको आप छोड़ सकते हो। तो बेसिकली जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था, या जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में, वहां पर जो आपकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, बहुत कम थी सी की तुलना में। याद रखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में आप क्या देखोगे, v इज वेरी वेरी लेस देन c है, ठीक है ना। तो उस केस में आप चेक कर लीजिए, देखो अगर v बहुत छोटा है c से तो ये v/c क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये पद ही पूरा हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x - vt हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चेक कीजिए, v बहुत कम है तो ये पद भी 0 हो जाएगा और ये पद भी हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, t t। तो इसका मतलब है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत नहीं है, लेकिन वो तभी एप्लीकेबल है जब v क्या हो, वेरी वेरी लेस देन c हो। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखोगे, जब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको जो v मिलेगा वो कंपेरेबल टू c मिलेगा। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये सभी जगह एप्लीकेबल है। वेग कम होगा तो अपने आप ही क्या होगा, अगर मान लो आप इस विसिनिटी में, इस क्षेत्र में बात कर रहे हो और ये अप्लाई कर रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पद अपना आप ही क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यूज तो x' = x - vt ही करोगे, t' = t ही करोगे इस स्थिति में। और जब ये स्थिति होगी तब आपको ये अप्लाई करना है। अब मेरे हिसाब से आप काफी हद तक समझ गए होंगे, केस भी समझ गए होंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ गए होंगे और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ गए होंगे, और किस प्रकार से मॉडिफाइड करके हम लोगों ने देखा आप समझ गए होंगे। और याद वापस यही रखिए, देखो यहां पर हमने कहा क्या है कि जो s' है वो s के सापेक्ष किस प्रकार गतिशील है, प्लस x दिशा में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जिस दिशा में निर्देश तंत्र गतिशील होगा केवल उसी दिशा में स्थिति में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, अन्य जो दिशाएं होगी उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ x' में ही आपको चेंजेस मिल रहा है, y' और z' सेम रह रहे हैं, जो s में है वही s' में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार मैं कह रहा हूं आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं। मैंने शब्द क्या बोला, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स का कुछ मतलब नहीं है, जैसे अभी तो आप क्या कह रहे हो कि s स्थिर है, s' गतिशील है। हो सकता है कि आप चीजों को यहां से मेजर करो, s' में स्थिर मान लो और s को गतिशील मानो, तो उस स्थिति में जो आपका s होगा वो क्या हो जाएगा, -v वेलोसिटी से होगा। इस इक्वेशन में तो आपको क्या पता चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष आपको ज्ञात होगा और आपको एक ऐसा समीकरण या संबंध लाओगे जिसकी सहायता से आप उसी कण की स्थिति का दूसरे निर्देश तंत्र से सापेक्ष ज्ञात कर लोगे। तो यहां पर आपको x, y, t ये सब ज्ञात है और आप x', y', z', t' ज्ञात कर रहे हो। अब अगर मान लो आपको x', y', z', t' ज्ञात और आपको x, y, z, t ज्ञात करना है, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं है, क्योंकि सापेक्षिक गति है, देखने का नजरिया अलग है, तो समीकरण तो यही रहेगी। अंतर क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं तो अंतर क्या हो जाएगा, ये x' जगह x हो जाएगा, ये आपका x जगह x' हो जाएगा और v क्या हो जाएगा, -v। तो ये लीजिए v क्या हो जाएगा, -v, t की जगह t' हो जाएगा, ये 1 माइनस ये -v का होल स्क्वायर और c²। तो ये क्या हो जाएगा, x' = x' प्लस vt' अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। ये माइनस स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो ये है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और यही न्यूमेरिकल्स में गलती होती है, कभी आप प्लस लगाओगे कभी माइनस लगाओगे। और याद रखिए फिर इस साइड सारे कौन से होने चाहिए, जो आपको ज्ञात है, और इस साइड क्या होना चाहिए, अज्ञात। कभी कभी क्या होता है, हम t' को t लिख देते हैं, केवल हम क्या करते हैं कि इसमें v को -v कर देते हैं और ये x और इसको छोड़ना ही। इधर फिर अगर डैश अज्ञात है तो इधर बिना डैश वाले सारे ज्ञात हैं। इधर क्या है, आपका जो डैश वाले सारे ज्ञात है तो सब इधर होंगे और बिना डैश वाला इधर होगा। इन चीजों का आप सब ध्यान रखिए, अभ्यास करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। और बार बार चीजों को रिकॉल कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, शॉर्ट पॉइंट में नोट कीजिए और रिकॉल कीजिए बार बार कि हो क्या रहा है, तब आपको पता चल जाएगा। और ये तो सेम ही रहना है, कोई अंतर नहीं इनवर्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका t = t' माइनस माइनस प्लस हो जाएगा vx' अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। तो ये भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही है, इसको इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो। आप इनको भी इनवर्स कह सकते हो। इनवर्स और बिना इनवर्स कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि आप किस जगह पर खड़े होकर के मेजरमेंट कर रहे हो, उसी के अनुसार आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम देख लेते हैं वो क्या क्या है। एक चीज आप यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए, ये जो पद है आपका 1 माइनस वी स्क्वायर, इसको जनरली हम क्या कहते हैं, या जो 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से करते हैं। तो कई बार मैं ऐसे लिखूंगा एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, तो ये एक ही बात है। अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये भी एक ही बात है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। और वो सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है कि जिस दिशा में केवल उधर ही परिवर्तन, बाकी दिशाओं में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अभी देखने और सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। हो सकता है वो चीज़ों को आपने पढ़ा हो, लेकिन उसके अंदर के जो फिजिक्स इन्वॉल्व है या किस प्रकार से चीज़ें चेंज हो रही है वो चीज़ अब आपको सीखने को मिलेगी। वही क्वेश्चन और वही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेज को हम देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है ना, वो एक प्रकार का क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं जिनको आप बड़े ही इत्मीनान से और ध्यान से समझिए। बहुत ही इजी भी है और समझने में आपको निश्चित रूप समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से अगर बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन लेवल सही रखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो लंबाई में संकुचन। अब सबसे पहले तुम समझते इसका मतलब क्या, ये कहना क्या चाह रहा है, और फिर देखते हैं इसके बारे में क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आपके पास क्या है, दो निर्देश तंत्र है, एक है एस और एक है आपका एस डैश जो एस के सापेक्ष वी वेग से चल रहा है। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि एक एस डैश स्थिर है और एस इसके सापेक्ष माइनस वी वेग से चल रहा है, दोनों एक ही बात है। और आपको क्या करना है, कुछ मेजरमेंट करना है लेंथ का। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है तो पेन की कुछ लंबाई है, एक ये सिरा एक ये सिरा, इन दोनों सिरों के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो x1 है x2 है, तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 जो भी है वो इस क्या इस पेन की लेंथ है। तो अगर मैं एस डैश फ्रेम में मापूं इस पेन की लेंथ और एस फ्रेम में मापूं, यानी किसी एक को स्थिर मान लो, आप एक बार एस को स्थिर मान लो और एस डैश को गतिशील मान लो, तो अगर मैं एस में इस पेन की लेंथ को माप रहा हूं तो मुझे जो लेंथ मिलेगी वो तो क्या मिलेगी, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, जिसको हम क्या कहेंगे प्रॉपर लेंथ या उचित लंबाई, वही मिलेगी। जैसे मान लो ये 1 मीटर है, सपोज करो 10 सेंटीमीटर है, तो वो 10 सेंटीमीटर ही मिलनी है। लेकिन अगर आप एस डैश फ्रेम में इस पेन की लेंथ मेजर करोगे और वो एस डैश फ्रेम क्या है, वी वेलोसिटी चल रहा है। और याद रखिए जब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपकी वी वेलोसिटी इनबिल्टी क्या होगी, कंपेरेबल टू सी होगी, आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये सी से बहुत छोटी है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर आपको इस प्रकार की कॉन्सिक्वेंसेज नहीं मिलेंगे। हम क्या देख रहे हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेज देख रहे हैं जहां पर v इज कंपेरेबल टू c है। तो वापिस आइए, मैंने क्या कहा कि स्थिर निर्देश तंत्र में इसकी जो लंबाई है वो उतनी होगी जितनी इसकी वास्तव में है, जिसको हम क्या कहेंगे प्रॉपर लेंथ या उचित लंबाई। लेकिन जब आप इसी पेन की लेंथ को इस फ्रेम में एस डैश फ्रेम में मेजर कर रहे हो जो कि v इज कंपेरेबल टू c वेलोसिटी से गतिशील है, तो जो आपको लंबाई इसकी प्रेक्षित होगी वो कैसी होगी, जितनी इसकी एक्चुअल लेंथ है, जो इसकी प्रॉपर लेंथ है उससे कम मिलेगी। कम मिलेगी मतलब क्या हो गया, वो संकुचित हो गई। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। और अभी हम इसको पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे। कोई हम एक छड़ लेंगे जिसकी लंबाई मान लो स्थिर निर्देश तंत्र में L0 है और किसी गतिशील निर्देश तंत्र में L है, तो जो आपकी L होगी वो L0 से क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। और जब छोटी मिल रही है तो इसका मतलब क्या, वो लेंथ क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्टेड हो गई। और इसका मतलब ये नहीं इस पेन की लंबाई कम हो गई है। मैंने क्या कहा कि सिर्फ देखने के नजरिए में अंतर है। बहुत ही रोमांचकारी विषय है ये STR। आप दिमाग को ध्यान में मतलब ठंडे दिमाग से अगर इसको आप सोचोगे समझोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने आप में क्या एक रोचक विषय है, क्योंकि देखने का नजरिया सब कुछ डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब इसको हम डेराइव करके देखते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। गतिशील निर्देश तंत्र में लंबाई हमेशा संकुचित प्रेक्षित होती है। लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। अब इसको करते हैं।
अब इस चीज में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जब आपने दो निर्देश तंत्र लिए, तो जब आप किसी भी पेन या छड़ का मेजरमेंट करोगे, मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई आपकी एक छड़ है, कोई भी एक छड़ है, इसका एक सिरा x1 है, एक सिरा x2 है, इसका मेजरमेंट क्या है कि एक बार आप x2 को मेजर करोगे किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक बार आप x1 को मेजर करोगे, और फिर x2 माइनस x1 जो होगा वो आपका क्या होगा, उस छड़ की लंबाई होगी। उसी प्रकार से एक दूसरे निर्देश तंत्र में आप क्या मेजर करोगे, x2 डैश करोगे, x1 डैश करोगे, और वो जो लंबाई होगी वो क्या होगी, उस निर्देश तंत्र में उस छड़ की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जितने भी प्रकार के आप मेजरमेंट कर रहे हो, चाहे x1, x2, x2 डैश, x1 डैश, ये एक ही समय पर होने चाहिए। जो आपका t है आपका, ठीक है ना, वो t सेम रहना चाहिए, t और t डैश अलग अलग नहीं होंगे, यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि अगर इनको आपने अलग अलग ले लिया तो फिर आप वो जो रिजल्ट्स प्राप्त करना चाह रहे हो वो नहीं कर सकते। आप खुद सोच के दिए कि जब हम कोई भी प्रकार का कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा क्या होता है, इक्वल बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है ना। आप एक बेस लेते हो, एक आधार लेते हो, उस आधार पर क्या करते हो, आप हमेशा कंपैरिजन करते हो। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, समय एक प्रकार का बेस हो गया कि आप एक ही समय पर इन सब चीजों को कैलकुलेट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो याद रखिए कि जब आप लंबाई में संकोचन पढ़ोगे तो t इक्वल टू t डैश लेते हुए चलना है। इसका मतलब यही है कि आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हो वो एक ही समय पर कर रहे हो, जिस घड़ी के आधार पर कर रहे हो, तो वो घड़ी आपकी फिक्स कर दी आपने, बस जिस समय आपको देखना है वही समय आप नोट करोगे, बाकी उस समय को आप नोट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इस पूरे डेरिवेशन में आपको t इक्वल टू t डैश मिलेगा। तो हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है उनको आप नोट कर लीजिए बिल्कुल एरो लगा करके, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि मान लो एक छड़ है आपकी, ये आपका कोई मान लो एक निर्देश तंत्र है S, इसको मैं ऐसा बना देता हूं थोड़ा, ये एक निर्देश तंत्र S है। अभी मैं नहीं कह रहा हूं वो स्थिर है गतिशील है, मैं तो कह रहा हूं एक निर्देश तंत्र S है। इस निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कोई एक छड़ है आपकी, ये मान लो कोई छड़ है, ठीक है, कोई रॉड है, वो v वेग से गतिशील है, ठीक है ना, प्लस x दिशा में। ये छड़ क्या है, S के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, इस छड़ के साथ ही क्या करूंगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर दूंगा। आप ध्यान से देखना है, बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज है, ये S डैश है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस छड़ के साथ अटैच कर दिया। तो अब मुझे बताइए जो S डैश है वो क्या होगा, S के सापेक्ष v वेग से गतिशील होगा कि नहीं होगा। एक तरह से S डैश क्या हो जाएगा, S के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, क्योंकि जो छड़ है वो खुद क्या है, S के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, और एक निर्देश तंत्र को मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अटैच का मतलब ये नहीं है कि इसके साथ चिपका दिया। अटैच का मतलब क्या हो गया, जैसे आप रेल प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल को समझिए। एक रेल चल रही है और एक प्लेटफॉर्म है, तो एक तो प्लेटफॉर्म निर्देश तंत्र है, आपका रेल निर्देश तंत्र है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये एक तरह से क्या हो गई, ये कोई व्यक्ति यात्री है जिसको प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति क्या दिख रहा है, v वेग से चल रहा है, और रेलगाड़ी भी क्या दिखेगी, उसको v वेग से गतिशील दिखेगी, समझ गए। और रेलगाड़ी में खड़े होकर के अगर मैं इस व्यक्ति की स्पीड को नाप रहा हूं तो मुझे कैसे दिखेगी, स्थिर दिखाई देगा। याद रखिए, अगर मैं आपसे इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछूं कि इस छड़ का वेग मुझे S डैश में बताइए, तो आप क्या कहोगे, वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि आप उसी में ही तो खड़े होकर के मेजरमेंट कर रहे हो। रेलगाड़ी में खड़े होकर के किसी व्यक्ति का, जो उसमें दूसरा व्यक्ति बैठा है, उससे पूछा जाए कि आप किस वेलोसिटी से मोशन कर रहे हो, जैसे रेलगाड़ी में A और B खड़े हैं, A से पूछे भाई B किस वेलोसिटी से है, तो वो तो कहेगा स्थिर है, क्योंकि उसको तो स्थिर दिखेगा, क्योंकि वो खुद क्या है, उस निर्देश तंत्र के साथ अटैच हो रखा है जो गतिशील है। और कोई एक व्यक्ति मान लो बाहर खड़ा है, C उससे पूछे तो वो क्या कहेगा कि B जो है वो रेलगाड़ी जिस वेग से चलती है उसी वेग से गतिशील है। तो ये बहुत बेसिक चीज है। तो इस केस में देखिए आप, अब सिचुएशन को समझना, बिल्कुल मैंने क्या कहा, S स्थिर है, S डैश स्थिर है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि x डैश क्या है, सब कुछ चीजें डिपेंड कर रही है रिलेटिविटी, सापेक्ष चीज क्या है, आप कैसे देख रहे हो। सिचुएशन क्या है कि एक छड़ है जो S के सापेक्ष v वेग से चल रही है, हमने किया एक निर्देश तंत्र S डैश को इस छड़ के साथ जोड़ दिया, तो जो छड़ की लंबाई होगी, लंबाई एक आप एक S डैश में मेजर करोगे और एक S में मेजर करोगे, तो आप खुद सोचिए कि कौन सी लंबाई इसकी उचित होगी, यानी प्रॉपर लेंथ कौन सी होगी जिसमें बदलाव नहीं होगा। तो ये अगर आप जिस लंबाई को S डैश में मेजर करोगे वो उसकी प्रॉपर होगी। क्यों, क्योंकि S डैश इसके सापेक्ष क्या है, स्थिर है, इस छड़ के सापेक्ष। और मैंने क्या कहा, जो स्थिर निर्देश तंत्र होता है उसमें जो आप किसी भी छड़ की या किसी भी वस्तु की लंबाई मापते हो वो क्या कहलाती है, आपकी उचित लंबाई कहलाती है। याद रखिए। तो मान लो इसका मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, उचित लंबाई, या इसको आप क्या कह सकते हो, प्रॉपर लेंथ, जिसको मैंने डिनोट कर दिया L0 से। तो L0 इस केस में क्या होगी, L0 इस केस में होगी, याद रखिए, x2 डैश माइनस x1 डैश। मान लो इसका एक सिरा क्या है, एक सिरा x1 है, एक सिरा x2 है,
और आप एस डैश में माप रहे हो तो वो हो जाएगा x1 डैश और x2 डैश, यानी x1 x2 तो s इसके सापेक्ष है और x1 डैश x2 डैश इसके सापेक्ष है। तो जो उचित लंबाई होगी वो x2 माइनस x1 नहीं होगी, वो क्या होगी x2 डैश माइनस x1 डैश होगी। समझ गए? क्योंकि ये छड़ s डैश के सापेक्ष स्थिर है। s डैश जो है वो आपका इसके लिए एक प्रकार से स्थिर निर्देश तंत्र है। तो ये आपके क्या हो गई, उचित लंबाई हो गई। ठीक है। अब चूंकि आपको ये पता है कि जिस समय पर आप मेजरमेंट करें वो समय तो चेंज होना नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखो तो जो s है, s से जब आप मेजरमेंट करोगे तो वो लेंथ क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आप इस चीज को सोच के देखिए। और ये L क्या है? L भी छड़ की लंबाई है, लेकिन किसके सापेक्ष है? S के सापेक्ष है। समझ गए? और अब आप सोचिए, अगर छड़ के हिसाब से देखा जाए तो S डैश स्थिर है और S क्या है, गतिशील है। ठीक है ना? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करूंगा, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या होता है, x डैश इक्वल टू होता है अल्फा x माइनस वी टी, यही होता है। ठीक है। क्योंकि हम x में बात करें तो केवल x के लिख रहे हैं, y डैश z डैश हमें लिखना नहीं है। तो आप करिए, और t डैश इक्वल क्या होता है, अल्फा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। तो x1 डैश क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। x1 डैश हो जाएगा आपका अल्फा x1 माइनस वी टी। ठीक है ना? और x2 डैश क्या हो जाएगा, अल्फा x2 माइनस वी टी। अभी मैंने t1 t2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि जिस समय पर आप इन छड़ के सिरों का मेजरमेंट कर रहे हो, यानी पूरी लंबाई का मेजरमेंट कर रहे हो, वो समय क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। घड़ी के उसी क्षण पर आप x2 को मेजर करोगे, x1 को करोगे, x2 डैश को करोगे, x1 डैश को करोगे, समय आपका एक फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि एक बेस फिक्स होना चाहिए। तो इसलिए t1 t2 ये नहीं लिखना, आपको tt ही लिखना है। ये हम पहले ही नोट कर चुके हैं। तो चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आप, L0 क्या आ गया मेरा, x2 डैश अपॉन x2 डैश माइनस x1 डैश। तो ये तो वीटी वीटी तो सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, अल्फा कॉमन x2 माइनस x1। तो L0 इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा L। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपका L क्या आ जाएगा, इसको आप देखिए। यहाँ से L आ गया आपका L0 अपॉन अल्फा, और अल्फा क्या है, अल्फा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर L0। ये आपके क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कैसे? अब इस राशि का मान क्या होगा, आप याद रखिए, v हमेशा क्या है, c से तो छोटा ही होगा, तो एक में से कुछ घट रहा है। ठीक है ना? तो उसका अंडर रूट भी क्या होगा, एक से कम होगा। और एक से कम राशि को अगर आप L0 से गुणा करोगे तो इस समीकरण से मैं निष्कर्ष लिख सकता हूँ L इज लेस देन L0। बिल्कुल सिंपल से सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आप देखिए, L0 क्या आती है आपकी उचित लंबाई, L क्या आती है, वह लंबाई जो गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष आप प्रेक्षित कर रहे हो। तो वो हमेशा आपको क्या मिल रही है, उचित लंबाई से कम मिल रही है। तो यही आपका क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें देखो कंफ्यूज मत होना, डैश बिना डैश कौन सा स्थिर। कई बार हम क्या सोचते हैं कि बिना डैश वाला स्थिर है और डैश वाला गतिशील, ऐसा नहीं है। सापेक्षिकता को ध्यान रखिए, आप किस तरह से देख रहे हो। अगर रॉड को मैंने क्या कर दिया, एस के साथ गतिशील, एस के साथ अटैच कर दूंगा, अगर मान लो, अभी मैं थोड़ी देर बात करूंगा, तो वो एस में L0 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। और अगर मैंने रोड को s डैश के साथ अटैच कर दिया तो वो x2 डैश माइनस x1 डैश हो जाएगा L0। ठीक है ना? तो यहां से आपके निष्कर्ष क्या निकल गया, L इज लेस देन L0। आप इस निष्कर्ष को लैंग्वेज में सुनिए। लैंग्वेज क्या है कि अगर आप किसी भी छड़ की लंबाई को गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष प्रेक्षित करोगे तो वह हमेशा आपको संकुचित मिलेगी। If we measure the length of a rod in which frame of reference या in frame of reference which is moving with velocity v which is comparable to c, then the length is contracted। ठीक है ना? अर्थात लंबाई हमें संकुचित मिलेगी। अब आप ऐसा, जैसे मैंने बताया एस डैश के साथ अटैच कर दिया, आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस लंबाई को आप क्या करो, उस केस को भी हम देख लेते हैं। हर तरह से हम इस चीज को देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? अब इसको आप ऐसा भी देख सकते हो। ठीक है, ये S में हो गई, ये S डैश हो गया। ठीक है, तब इस स्थिति में जो L0 होगा आपका, L0 क्या हो जाएगा, L0 हो जाएगा आपका
x2 माइनस x1 और L हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश। फिर यहाँ पर आप क्या काम लोगे, इनवर्स लॉरेंज, क्योंकि इससे अगर आप देखोगे तो वो माइनस v वेलोसिटी से दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा, माइनस v वेलोसिटी से। तो अब आप क्या करोगे, x2 x1 के मान क्या, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या था, x1 जो था आपका था अल्फा x1 डैश प्लस v t1 डैश नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि t सब समान है, और x2 क्या हो जाएगा अल्फा x2 डैश प्लस vt। तो जब आप इसमें रखोगे मान, ठीक है ना, L0 में, तो ये सब कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा अल्फा x2 डैश माइनस x1 डैश, और ये क्या आपका L है, तो ये लीजिए L0 इक्वल टू अल्फा L, तो L क्या हो गया L0 अपॉन अल्फा, और अल्फा क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L इक्वल टू ऊपर आ जाएगा ये 1 अपॉन वी स्क्वायर सी स्क्वायर L0। तो सेम है, चाहे आप इसके साथ अटैच कीजिए चाहे इसके साथ अटैच कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सापेक्षिक मोशन है। आपको ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि आप किस निर्देश तंत्र से देख रहे हैं। स्थिर निर्देश तंत्र से अगर आप किसी भी छड़ का मेजरमेंट करोगे उसकी लंबाई का, तो वो आपको हमेशा उतनी मिलेगी जितनी उसकी वास्तव में है, और किसी गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष मेजरमेंट करोगे तो वो आपको हमेशा संकुचित प्रेक्षित होगी। तो ये थ्योरेटिकल चीज थी, इसका मतलब क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से इसको करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इससे रिलेटेड तो हम कम से कम 5 से 7 न्यूमेरिकल पूरे ही डिटेल में करेंगे, ठीक है ना, पूरे डिटेल में। तब कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके मिस हो सकती है, हर एक क्वेश्चन आपसे सही होगा ही होगा। जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी हम करेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो वो भी हम करेंगे, और करने का वही तरीका है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, अर्थात केवल आंसर लाने के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, हम उन हर चीज को समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि कोई नया क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आपको देखने को मिले तब आपके कोई तरह की घबराहट ना, आप उसको आराम से अपने संचित ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसको सॉल्व कर सको। और यहाँ भी आप एक चीज ध्यान रखिए, चीज हमेशा वही ध्यान रखिए कि जिस दिशा में निर्देश तंत्र गतिशील है केवल उसी दिशा में परिवर्तन आएगा। यानी अगर छड़ की लंबाई है, छड़ अगर मान लो ऐसे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल x दिशा में गतिशील है तो लंबाई x दिशा में संकुचित होगी। कभी कभी क्या होगा, आपको छड़ इस प्रकार से मिलेगी यूं, ठीक है ना, उसकी ये डायरेक्शन भी होगी, ये डायरेक्शन भी होगी। तो जब आप उसको, और ऐसे इस स्थिति में आप क्या करोगे, उसके घटक लेने पड़ेंगे, और मान लो निर्देश तंत्र आपका x दिशा में गतिशील हो, तो उस स्थिति में जो उसका x घटक होगा लंबाई का Lx और Ly दो घटकों में बांटोगे तो Lx में ही परिवर्तन मिलेगा, Ly में परिवर्तन नहीं मिलेगा। ये चीज भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिस दिशा में निर्देश तंत्र होता है केवल उसी दिशा में लंबाई में संकुचन प्रेक्षित होता है, उसके लंबवत दिशा में या अन्य दिशाओं में किसी प्रकार के लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो एक आपके L0 है, इसको मैं Lx0, ठीक है ना, I कैप Lx0 और Ly0 दो घटक है मान लो इसके, ठीक है ना, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी, ऐसे तो लिखते हैं आप, ठीक है, और L होगी तो वो क्या होगी Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर। तो जब आप, और निर्देश तंत्र अगर इस दिशा में गतिशील है तो Ly0 और Ly दोनों सेम ही रहेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा, इस प्रकार का अल्फा का फैक्टर नहीं आएगा, वो केवल किस में आएगा, Lx वाले में आएगा, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिए, आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये इसका पहला कॉन्सिक्वेंस था, लंबाई में संकुचन। अब अगला कॉन्सिक्वेंस हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना, वो होगा हमारा टाइम डायलेशन। वो क्या होगा उसको हम आगे बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे इसी प्रकार से। थैंक यू।